लकड़ी पे आड़ी तिरछी खींची रेखा पर काले और सफेद पत्थर से खेला जाने वाला खेल जिसे गो कहा जाता है। 2500 साल से भी ज्यादा पुराना चीन का एक ऐसा खेल जिसे आज भी खेला जाता है। कहानी 1990 के दशक से शुरू होती है। गो खेल का बेताज बादशाह न सिर्फ कोरिया बल्कि जापान और खुद चीन, जहां इस खेल ने हजारों साल पहले जन्म लिया था, कोई ऐसा नहीं जो चूहुन को हरा सके। एक बार तो उसने अपने टीवी इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि शायद भगवान भी मुझे इस खेल में नहीं हरा सकता। हेलो दोस्तों, आज की कहानी है चूहुन की, जो ये मानता है कि उससे बेहतर और कोई पैदा नहीं हुआ है। क्या कोई उसे हराने वाला पैदा होगा? और हारना जिंदगी में क्यों जरूरी है? जानने के लिए पूरी कहानी सुने तो मूवीज ट्राइब आज आपके लिए ले आई है 2025 की कोरियन मूवी द मैच। डायरेक्टर ह्योंग जू किम, IMDb 6.9। मुझे यकीन है कि ये कहानी आपको भी बहुत कुछ सिखा जाएगी। समय बीतता गया और आज भी ऐसा कोई नहीं जो चूहुन को मार दे सके, मगर हर बादशाह का ताज लेने के लिए कोई न कोई जरूर पैदा होता है। ऐसे ही एक दिन जियोंजो शहर में हो रहे गो खेल के एग्जीबिशन में एक टेबल पर कुछ 7-8 साल का लड़का बैठा है जो एक के बाद एक को इस खेल में हराता जा रहा है। फिर चाहे वो उससे उम्र में छोटा हो या बड़ा, वहाँ के तरह तरह के बातों के शोर ने जल्द ही चो का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा। जहाँ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 6 महीने से खेलना शुरू किया ये बच्चा लाजवाब गो खेलता है, इस बच्चे के जैसा शायद ही कोई और होगा इस देश में। उनकी बातों ने चोहुन को उस बच्चे के पास आने पर मजबूर कर दिया और अभी अभी उस बच्चे की जीती हुई बाजी उसने वहीं खड़े खड़े पलट दी। चो ने 2 गोटियां बदली और उस बच्चे का पूरा खेल बदल दिया। मगर हारने के बाद वो बच्चा दौड़कर चो के पास आया और उससे एक और बार खेलने को कहा। चो उसकी हिम्मत देखकर हैरान है। या तो उसे नहीं पता कि चो कौन है और नहीं तो उसे अपने खेल पर भरोसा है। चो उसकी हिम्मत देखकर खुश होता है और उसे उसी खेल में एक पहेली देता है जिसे मौत और जिंदगी की पहेली कहते हैं। अगर वो इसे सुलझा सका तो वो एक और बार जरूर खेलेंगे। उस बच्चे ने चो से वादा लिया और चो ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। बाद में चो को उस बच्चे का नाम ली है पता चला। वो अपने बाबा की घड़ी की दुकान में घंटों बैठकर चो की दी उस गो की गुत्थी को सुलझाता रहता है। कभी कभी तो उसके बाबा डांट भी लगाते, रात दिन बस यही लेकर बैठे रहते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे क्या? मगर ली पे तो गो की दीवानगी सवार है। अब यहाँ थोड़े दिनों बाद चो का मैनेजर उसे एक बिजनेसमैन के पास ले गया। उसके बेटे को गो खेलने का बड़ा शौक है और वो चाहता है कि चो खुद उसके बेटे को गो खेलना सिखाए, जिसके बदले वो चो को स्पॉन्सरशिप भी देगा। मगर उस बिजनेसमैन की अकड़ और इस खेल के प्रति अरुचि साफ नजर आई जब उसने ये कहा, करोड़ों का कारोबार होने के बावजूद मेरे बेटे को इस फालतू के खेल में ही रुचि है। जिसे सुनने के बाद चो उसे मना करके वहाँ से चला आया, क्योंकि ये खेल चो के लिए सब कुछ है। कुछ दिनों बाद घर पहुँचते ही चो की बीवी जुंगमी ने बताया कि उसके लिए कुछ खत आए हैं, जिनमें से एक ली की तरफ से है। उसने चो की दी हुई वो गुत्थी सुलझा ली है और अब वो उसे उसका वादा रखने को कह रहा है। चो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर क्या था, अगले ही दिन ली के बाबा की दुकान पर वो पहुंच गया। ली ने एक और शर्त रखी कि अगर वो जीता तो चो को उसे ये खेल सिखाना होगा। जिस पर चो ने पूछा, और अगर मैं जीता तो? इस सवाल के लिए ली तैयार नहीं था, इसीलिए उसने अपनी मिल्कशेक की बोतल आगे बढ़ा दी। ली के भोलेपन पर चो मुस्कुरा बैठा। ये खेल सुबह से लेकर रात तक चलती रही। बाहर ली के दादाजी और उनके दोस्तों में काफी तनाव है। आखिरकार जब वो अंदर आए तो पता चला कि ली और चो सुबह से काफी बारी खेल चुके हैं, जिसमें कुछ चो जीता और कुछ ली ने भी जीत लिया। चो ली के हुनर से काफी प्रभावित हुआ, जिसे दुनिया में सिर्फ यही एक काम करने में खुशी मिलती है, गो खेलने में। जब एक और पारी के लिए गोटियां बिछाई गई तो चो ने उठते हुए कहा, आज के लिए इतना ही, बाकी का खेल हम सियोल शहर में खेलेंगे। और फिर उसे सर कहकर बुलाने को कहा, जिसे सुनकर तो ली के दादा, उनके दोस्त और उसके बाबा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उनके बेटे को सिखाना चाहते हैं, उसे अपनी साई में लेना चाहते हैं। अब डिनर के वक्त चो का मैनेजर, साथ ही उसके सबसे अच्छे दोस्त ने कहा, क्या जरूरत थी ये कहने की कि तुम उसे गो सिखाओगे? एक तो वैसे भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है और ऊपर से तुम्हारा ध्यान अपने खेल से हट गया तो पता है ना कितने ही लोग तुम्हें नीचे खींचने पर तुले हुए हैं। और क्या हो अगर वो बच्चा
तुम्हारे सिखाने के बाद भी इस खेल में कुछ अच्छा ना कर सका तो? जो को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं। वो बस इस बच्चे के खेलने के अंदाज को देखना चाहता है, क्योंकि उसका अंदाज कुछ ऐसा है कि वो हर दाव पर उसे हैरान कर देता है। आज तक जो ने जितने भी खेल खेले या जीते, उसे मालूम होता कि सामने वाला क्या दाव चलेगा, लेकिन ली की बात अलग है। जो के सोचे हुए चाल के मुताबिक वो कोई दाव ही नहीं चलता। ऐसा लगता है मानो ली के छोटे से दिमाग में कोई और ही गो का खेल चल रहा है, जो चो भी जानना चाहता है। अब इधर पिता और दादा बड़े अरमानों के साथ ली को स्टेशन पर विदा करने आए। ऐसा लग रहा है एक क्षत्रिय युद्ध कला सीखने अपने गुरु के पास जा रहा है। वो आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया जीतने का साहस और योग्यता रखता है। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो आखिरकार अपने गुरुकुल पहुंच गया। जो के घर में आज बेटी ने जन्म लिया है, यानी कि आज 2 बच्चे उसके घर एक साथ आए हैं। दूसरा बच्चा ली है। जो की पत्नी ने भी खुले दिल से ली का इस परिवार में स्वागत किया। जब जो ली को उसका कमरा दिखाने गया तो वहाँ रखी कुछ तस्वीरों ने ली का ध्यान खींचा। जो ने बताया कि वो उसके गुरु थे, जिन्होंने काफी उम्र होने के बाद जो को सिखाना शुरू किया और जल्द चल भी बसे। लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा गुरु अभी भी जवान है और तुम्हें काफी लंबे समय तक सिखा सकता हूँ। ली ने जवाब में कहा, दादाजी कहते हैं मौत उम्र का लिहाज नहीं करती। उसका जवाब सुनकर ऐसा लगता है मानो छोटे से ली को दुनिया की काफी समझ है। वो अपनी उम्र से बड़ों की तरह सोच रखता है और यही समझ उसके खेल में भी झलकती है, जो खेल खुद में 2500 साल पुराना अतीत समेटे हैं। अगले दिन ही ली सियोल के रास्तों पर निकल गया, जहाँ उसकी नजर एक गो स्कूल पर पड़ी, जहाँ पहुंचकर उसने उनके साथ खेलने की इच्छा जताई और एक एक करके कई सालों से सीख रहे लड़कों को हराने लगा। जब ली उनसे बोर होने लगा तो सभी को एक साथ खेलने को कहा। सब में बस यही चर्चा है कि वो वर्ल्ड चैंपियन चो हुन का स्टूडेंट है। उधर बाडुक यानी गो एसोसिएशन के द्वारा रखे गए फाइनल गेम में चैंपियन चो हुन को नामगी चुनौती दे रहा है, जो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। मगर जल्द ही पता चल गया कि वो चो के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। खेल खत्म होने से पहले ही परिणाम निश्चित थे। नामगी को एक बार फिर चो ने बुरी तरह कुचल दिया और अंत में एक गाना गाकर उसका साहस भी तोड़ दिया। खेल खत्म होने के बाद मैनेजर के पूछने पर कि उसने नामगी को हराया तो है ही, पर उसे गाना गाने की क्या जरूरत थी, चो बोला, मैंने उसे फिर से मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत पर चोट की है। अब वो मेरे साथ खेलने से पहले ये बेइज्जती जरूर याद करेगा। चो में जीत के साथ साथ घमंड भी पनपने लगा है। क्या मालूम एक दिन ये घमंड उसी के घर में रहने वाला कोई 8 साल का बच्चा तोड़ दे। अब बाहर निकलते हुए किसी ने उसे बताया कि ली के सियोल के गो क्लब में चर्चे पहुंच चुके हैं। सभी उसे एक जीनियस कह रहे हैं। जो सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी उसे बहुत सीखना बाकी है। इस तरह जीनियस कहने से तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। घर आकर उसने ली को खेल से जुड़े ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि वो चुप हो गया। जो उससे काफी सख्ती से पेश आता है ताकि वो अपनी तारीफों में नहीं तरक्की में ध्यान दे। जो कहता है ये खेल आक्रमण का है, जितना जल्दी दाव चलोगे उतना ही कम तुम तुम्हारे सामने वाले को सोचने का मौका दोगे। अपने प्रतिद्वंदी को शुरू से ही संभलने का मौका मत दो, और ये तभी होगा जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। ली भी बड़ा होने लगा, मगर उसे अब भी यही लगता है कि वो अपने गुरु से कभी आगे नहीं जा पाएगा। एक दिन गो क्लब में उसे छत में बैठा देख नामगी उसके पास आकर कहता है, तुम तभी उससे आगे जा पाओगे जब तुम जीतने के लिए खेलोगे। ये बात ली को जच गई, क्योंकि वो तो अब तक सिर्फ अपने गुरु की तरह सोचने की कोशिश कर रहा था, उनसे आगे निकलने की नहीं। उस रात ली को देर रात प्रैक्टिस करते देख जुंगमी ने चो से कहा, ली काफी मेहनत कर रहा है, जल्द ही इस साल का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। चो बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी बात यह है कि ली को अपना खेलने का तरीका इजाद करना होगा। जुंगमी बोली, उस पर अभी से दबाव मत डालो, वो अभी भी बच्चा है। चो ने जवाब में कहा, अगर सही वक्त पे दबाव नहीं डालोगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी। वैसे भी उसके घर वाले उसे मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गए हैं कि मैं उसे बेहतर बनने में मदद करूंगा। वैसे भी इस खेल में अगर तुम सबसे टॉप पर नहीं हो तो नीचे वालों के लिए संघर्ष बहुत है। अब की बार के खेल टूर्नामेंट में पहली बार ली उतरा, मगर वो वक्त भी ज्यादा लेता है और हार भी रहा है। लोगों को उससे उम्मीदें थी, क्योंकि उसे खुद चो हुन ने सिखाया है, मगर खेल के मैदान में ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगे
कहते हैं जैसा गुरु वैसा शिष्य नहीं हुआ। ली पे दोनों तरफ से दबाव है, मगर इस बीच भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो अब तक इतना तो समझ चुका है कि चो के खेलने का तरीका उसका तरीका नहीं बन सकता। चो तेजी से खेलता है जबकि ली वक्त लेता है। घर आकर तो चो का दिमाग गर्म है क्योंकि ली एक नहीं दो मैच आज हार गया। जुंगमी उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन चो किसी की नहीं सुनता। वो ली को जीतने के लिए उसके तरीके से खेलने को कह रहा है, उसके खेल की सारी गलतियां बता रहा है। मगर ली में एक अकड़ है और ये खेल की समझ की अकड़ है, क्योंकि वो खेल को एक और नजरिए से देख रहा है जिसे देखने के लिए ना शायद चो और ना ही ये दुनिया फिलहाल तैयार है। चो की नजर में ली का खेल उल्टा है, गलत है, बकवास है। खेल सिर्फ वही सही है जैसा चो खेलता है, वैसे ही जीता जाता है। मगर वो ये भूल गया कि खेल का तरीका कभी एक नहीं हो सकता। अभी भले ही ली अपने खेल के तरीके को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन वो समझने लगा है। चो गुस्से में उठकर वहाँ से चला तो गया, मगर अपने कमरे में जाकर वो ली की कई बातों पर गौर करता है। उसे हमेशा से ही ली के खेल पर भरोसा है, मगर ये भी सच है कि एक गुरु कभी अपने शिष्य को हारते हुए नहीं देख सकता, वो भी जब उसका गुरु खुद चो हुन हो। उधर ली को अपने गुरु की बातें इतनी बुरी लगी कि वो घर छोड़कर चला जाता है। जब चो को ली का खत मिला तो वो उसे वापस लेने बस अड्डे पर पहुंचा और उससे कहे अपने शब्द वापस लिए। आज उसके शिष्य ने उसे एक बार फिर उन बातों को याद दिला दिया कि गो सिर्फ एक तरीके से नहीं खेला जा सकता, क्योंकि गो एक सवाल है जिसके कई जवाब हो सकते हैं। ऐसा कहना गलत होगा कि जो जवाब चो ने दुनिया को दिखाया है वही सही है। हर आने वाली पीढ़ी अपने तरीके से जवाब देगी जिसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। चो ने उससे माफी मांगी और कहा कि अगर तुमने अपना तरीका ढूंढ लिया है तो उस पर टिके रहना, खेल में भी और जिंदगी में भी। अपने गुरु का भरोसा वापस पाकर ली के खेल में जैसे एक नई जान सी आ गई हो। चो अब उस पर दबाव नहीं डालता, उसे अपने जैसे बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे उसी के तरीके में बेहतर बनाने की कोशिश करता। और धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हारे हुए मैच एक एक करके ली जीतने लगा। उसके फाइनल में आने के जश्न भी सबने मिलकर मनाया। हर खेल से पहले दोनों खेल के पैतरों को तराशते और हर खेल को हारने या जीतने के बाद उसका आंकलन करते कि इस मैच को कैसे जीता या और भी बेहतर खेला जा सकता था। चो को अब भी ली के खेलने का तरीका समय की बर्बादी लगती है, क्योंकि ली लंबे दांव चलता है। वो आक्रमण नहीं बचाव की नीति से खेलता है और धीरे धीरे आगे बढ़कर दुश्मनों का सारा मैदान हथिया लेता है, जबकि चो जल्दी जल्दी खेलता है और ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे करके दुश्मन को मात देता है। खैर, अगले दिन खुद चो का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी नामगी से ली का मुकाबला है। चो का कहना है कि ज्यादा मत सोचो, क्योंकि नामगी बहुत पुराना खिलाड़ी है, तो फिलहाल सीखने के नजरिए से खेलो। मगर ली तो जीतने के नजरिए से देख रहा है। चो सुबह से ली के आज के खेल को लेकर उत्सुक है। अपने खेल से ज्यादा उसका ली और नामगी के खेल पर ध्यान है। और यहाँ नामगी भी उससे हार गया, मगर जाते जाते कह गया कि तुम अपने गुरु से भी बेहतर हो, क्योंकि वो तो कभी चो को हरा नहीं सका, इसलिए ली के दिमाग में ऐसी बातें डालता रहता है। आज चो का सीना चौड़ा हो गया, मगर क्लब से निकलते हुए उसकी नजर जब अगले होने वाले मैच की दीवार पर पड़ी, उसकी हंसी अलग तरफ मुड़ गई, क्योंकि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब गुरु शिष्य आमने सामने खेलने वाले हैं। चो का दोस्त बोला, क्या बात है, ये खेल तो दिलचस्प होने वाला है। अगर उसने तुम्हें हरा दिया तो? चो हंसते हुए बोला, उसमें अभी और 10 साल लगेंगे। घर पर जब कोई किताब लेने चो ली के कमरे में गया तो उसे वहाँ एक कॉपी दिखी, जिसमें ली ने चो के खेलने का तरीका, उसकी ताकत और कमजोरियों का आंकलन किया हुआ है। इतनी बारीकी है उसमें कि चो भी चौंक गया। तभी वहाँ ली आ पहुँचा। चो के हड़बड़ाहट में किताब रखते वक्त वो नीचे गिर गई। उसके जाने के बाद ली ने वो किताब उठाई। अगले दिन जुंगमी दोनों को इस कंपटीशन के लिए क्लब हाउस छोड़ने जा रही है। उसने पीछे बैठे चो से कहा, आपके शिष्य का आज बहुत अहम खेल है, कुछ कहोगे नहीं उसे? चो ने बस इतना कहा, खेल के अंत की चिंता मत करना, बस अपने तरीके से खेलो। आज पूरे क्लब हाउस में अलग ही माहौल है। सभी अखबारों और टीवी रिपोर्टर्स की भीड़ वहाँ इकट्ठा है। चो के हारने की उम्मीद तो किसी को नहीं, और वो भी उसके आधे उम्र के उसी के शिष्य से, नामुमकिन। खेल शुरू हुआ। पहली पारी में हमेशा की तरह चो ने खेल के मैदान में अपने तेज और जटिल चालों से हड़कंप मचा दिया। जहां चो ने केवल 50 मिनटों में अपने दांव फेंके,
वहीं ली को अब तक 2.5 घंटे लग चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो ली दूर दूर तक भी कहीं उसके आसपास भी नहीं फटक रहा। इंटरवल से पहले तक सभी को ये एक तरफा गेम लग रहा है और ये दबाव सबसे ज्यादा ली महसूस कर रहा है। वो बाथरूम में पानी की छींटे अपने मुंह पे मारता है। उसे खुद पर भरोसा तो है, लेकिन बड़े से बड़ा भरोसा डगमगाने लगता है जब खुद के ही गुरु से लड़ाई हो। खेल फिर शुरू हुआ। ली अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा। फिर उसे जो की कही एक बात याद आ गई। खेल के दाव पेंच से घबराना मत। अगर कभी ऐसी स्थिति आई तो बस आंख बंद करके अपने सबसे सहज और खुशी के पलों को याद करना। इससे तुम्हारी घबराहट कम हो जाएगी और वापस से खेल में ध्यान लगा पाओगे। ली आंखें बंद करके अपने बाबा की घड़ी की दुकान की कल्पना करता है जहां उसने इस खेल को खेलना शुरू किया था। ली की घबराहट मुस्कान में बदल गई और फिर जब उसने आंख खोलकर एक दांव चली जिससे कि पूरा खेल ही पलट गया। उस एक चाल से जो का खेल देखने का नजरिया बदल गया। ली धीमी चाल चलकर खेल के उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब चो के लिए कुछ भी कर पाना मुमकिन नहीं। ना ही वो पीछे हट सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। बस हर दाव के साथ वो ली के शिकंजे में कसता चला जाएगा। चो पूरी तरह से ली के बिछाए खेल में फंस चुका है। अब शाम होते होते घड़ी की सुई रात की तरफ बढ़ रही है। चो को यकीन नहीं हो रहा कि इतने साल सिर्फ जीतने के बाद आज वो हारने वाला है। खैर, जजेस ने आकर खेल खत्म होने की घोषणा की। साथ ही गो खेल की जगत में इस नए उभरे सितारे का स्वागत करते हुए उसे विजेता घोषित कर दिया। जो भारी कदमों से वहां से उठकर जब जाने लगा तो एक पत्रकार ने पूछा, आप अपने शिष्य के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो ने जाते जाते बस यही कहा कि अब मेरे पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दोनों देर रात साथ घर पहुँचे। जो चुपचाप ऊपर चला गया। जुंगमी समझ गई और उसने ली को बधाई देकर आराम करने को कहा, क्योंकि वो जानती है कि आज का खेल दोनों पर काफी भारी गुजरा होगा। ली कमरे में दादाजी की तस्वीर से बात करते हुए रो पड़ा। उसकी सालों की मेहनत रंग लाई। वो जिस मकसद से घर से निकला था, आज वो उस मुकाम पर खड़ा है। उधर अपने कमरे में चो अभी भी सोच में पड़ा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो हार गया। अगले दिन दोनों हमेशा की तरह साथ बैठे कल के हुए खेल का आंकलन करने के लिए, मगर चो कतरा रहा है। एक वक्त पर अपने गुरु को असहज देख ली ने कल के खेल में उसे हराने के लिए माफी मांगी, जिस पर चो गुस्सा हो गया। उसने कहा, खेल में ना तो मेरे शिष्य हो और ना ही मैं तुम्हारा गुरु। एक बार जीतकर मुझे हराने का रौब मत दिखाओ। खेल में आए दिन हार जीत होती ही रहती है, यही खेल का नियम है। और गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला आया। एक एक करके वो दोनों 5 टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में आमने सामने बैठे और हर बार ली ने बाजी मार ली। अगर इसी तरह वो जीतता गया तो चो इस साल एक भी खिताब अपने नाम नहीं कर पाएगा। उनके बीच बढ़ती असहजता को देखते हुए जुंगमी ने उसे समझाने की भी कोशिश की, क्योंकि उसे चो और ली दोनों के लिए ही बुरा लग रहा है। एक अपनी हार मान नहीं पा रहा और दूसरा जीत कर भी खुद को दोषी मान रहा है। और फिर एक दिन चो ने ली को उसके घर जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है, उम्र के लिहाज से भी और खेल के कद के लिहाज से भी। क्योंकि चो के पास अब कुछ भी नहीं उसे सिखाने के लिए। उल्टा अब वो ली को देखकर खेल के नए नियम सीख रहा है। जाते जाते उसने ली से ये भी कहा कि कभी जीतने की वजह से अपना सर मत झुकाना, फिर चाहे वो मुझसे ही जीत कर क्यों ना हो। और आखिर में कहा, मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, मगर तुम हमेशा से ही मेरे लिए गर्व रहे हो। मैं तुम्हारा गुरु बनकर खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। चो की कही ये बातें ली के दिल को छू गई और वो वहीं बैठे रो पड़ा। अगले दिन ली अपने बाबा के साथ चला आया। चो और जुंगमी ने भारी मन से उसे विदा किया, मगर उसके बाद से चो ने घर से निकलना बंद कर दिया। वो अब गो खेलने भी क्लब नहीं जाता। उसके खेल ऐसे ही रद्द होने लगे। एक दिन रात को घर लौटते वक्त जुंगमी ने जब पूछा कि आज का मैच कैसा रहा, चो ने झूठ कह दिया, अच्छा रहा। जिसे सुनकर जुंगमी बोली, मैं एक खेल से हारे हुए इंसान के साथ तो रह सकती हूँ, मगर जिंदगी से हारे हुए के साथ नहीं। ली के यहाँ रहते हुए उसने कभी उसे अपने बच्चों से अलग नहीं देखा, ना समझा, मगर आज चो की हालत देखकर वो मजबूर हो गई है ली से नफरत करने के लिए। गो क्लब में भी चो के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। लोग उसका मजाक उड़ाते और वहाँ चो नशे में डूबता जा रहा है। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते, मगर वो अपने इस आत्महानि के कुएं में गिरता ही जा रहा है। जब तक कि एक दिन उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ने उसे शराब के नशे में सड़क किनारे
उल्टियां करते नहीं देखा। वो उसे अपने साथ ले गया, पानी पिलाकर उसके संभलने का इंतजार किया और फिर कहा, तुम सबके लिए अपनी पूरी जिंदगी एक मिसाल बने रहे, तो अब हार के भी जीतने की मिसाल बनो। मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी हराने की कोशिश की, मगर फिर भी तुम्हें इस तरह जिंदगी से हारते हुए नहीं देख सकता। क्या तुमने कभी ली के बारे में सोचा है? वो तो अपनी जीत की खुशी भी नहीं मना पा रहा। जो बोला, उससे गलती यही हो गई कि मुझ जैसे आदमी को अपना गुरु बना लिया। अब नाम की बोला, तुम जिस दौर से गुजर रहे हो उससे खुद को निकाल सकते हो। बस हिम्मत करके उठो और फिर से खेलना शुरू करो, क्योंकि इतने सालों में मैंने यही समझा है कि तुम अगर एक बार कहीं से भागने लगते हो ना, तो फिर कहीं के नहीं रहते। क्योंकि जो ने हमेशा नामकी को हराया है और आज खुद उसकी जगह में होकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसका मतलब तो वो खेल में जीत कर भी जिंदगी से तो हार ही गया ना। उसे महसूस हुआ कि हार तब तक हार नहीं जब तक आप उसे अपना अंत न मान ले, और फिर हार के जीतने वालों को ही तो बाजीगर कहते हैं। जो ने पुराने दिनों को याद किया जब उसने इस खेल की शुरुआत की थी। तब उसे हारने जीतने से मतलब नहीं था, बस खेलने से था। और आज हार जीत इतनी जरूरी हो गई है कि उसने खेलना ही बंद कर दिया। अगले टूर्नामेंट में किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो वापस आएगा, मगर वो कुछ साल भर बाद फिर से गो क्लब में बैठा है। इसके बाद जब वो खुद से सहज हो गया तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने प्रिय शिष्य को भी सहज कर दे। जो ली से मिला, जो कि लगातार 19वीं बार अलग अलग टूर्नामेंट में विजेता रहा, उससे मुस्कुराकर 2 बातें की और रिश्तों की खटास को दूर कर दिया, जिसका उतना ही इंतजार ली को भी था। देखते देखते गुरु और शिष्य एक बार फिर फाइनल में आमने सामने हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार इस खिताब के लिए जो ली को चुनौती दे रहा है। खेल इतना जबरदस्त है कि कहना मुश्किल है कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। हर दाव लोग को हैरान कर देने वाला था। दोनों अपने अपने खेलने के तरीके पर अडिग थे, मगर साथ बदलाव भी जारी है, जो बात इस खेल को और भी मजेदार बनाती है। आखिरकार जो खेल में वापस आ ही गया, वो जीत गया, मगर साथ ये भी समझ गया कि किसी भी हार या जीत को मन से नहीं लगाना चाहिए। मगर ली भी अपने गुरु के लिए खुश है, अब वो उनसे और भी सीख सकता है। उस रात जो के घर से जाते वक्त उसने ली को अपने गुरु की दी सालों पुरानी गो खेल उसे तोहफे में दी, और इससे गुरु शिष्य का रिश्ता और मजबूत बन गया। आगे आने वाले कई सारे खेलों में अब जो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो दुनिया के सामने एक अच्छा खेल प्रस्तुत करना चाहता है। गुरु चेले का ये खेल आज भी चल रहा है। जो ने कई खिताब वापस जीते और ली 15 सालों से आज तक गो खेल का सरताज पहने हुए है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ जीतना नहीं, हारना भी जरूरी होता है। कई दफा हार आपको वो सिखा जाती है जो जीत नहीं सिखा पाती। इसी के साथ मैं भी अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, बाय बाय एंड टेक केयर।